हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 है जिसमें एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, और 1.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 1.3 के पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास है 10 और 11 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है हम करनी 3 हमें शो करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है जिसको हमें सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 होगा उसकी तरह। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 सॉल्व करने वाले। तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 हम क्या दिया है हमें और हमें क्या सिद्ध करना है। नंबर 10, ठीक है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर है। तो देखते हैं हम इसको कैसे शो करेंगे। कि सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि आपको विरोधोक्ति के द्वारा जो उत्पत्ति होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक जो बात बोली है उसके विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें ये बोला है कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके विपरीत चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम 5 माइनस करनी 3 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो इसका हल कैसे होगा देखते हैं। माना 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। अभी बताया ना मैंने कि हम क्या करेंगे, हम इसके विपरीत चलेंगे। तो माना 5 माइनस करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में आएगी, 5 माइनस करनी 3 बराबर आएगा p बटे q के रूप में। किस रूप में आएगी ये, p बटे q के रूप में आएगी, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम किस रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो p और q है, p और q जो है ये क्या है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में बात करी है, मैं बता चुका हूं। तो आप जाकर पहले उसको, अगर आपको सहअभाज्य संख्या नहीं पता है या फिर इसमें करनी 3 कैसे आएगा, ठीक है, करनी 3 कैसे अपरिमेय आएगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप वहां जाकर देखें। ठीक है, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और p और q क्या है, p और q पूर्णांक भी है साथ में। क्या है, पूर्णांक हैं। p और q क्या है, देखो p बटे q में p और q क्या होते हैं, ये सहअभाज्य होने के साथ साथ क्या होती हैं, ये जो p होता है ये, और ये q जो है ये क्या होंगे, ये पूर्णांक होंगे। ठीक है, और q जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब देखते हैं हम इसके आगे क्या करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और सरल रूप में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, करनी 3 का पक्षांतर करूंगा और इस p बटे q का भी पक्षांतर करूंगा। तो देखो क्या होगा, 5 p बटे q का पक्षांतर होगा, ये धन की है तो पक्षांतर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगी, बराबर करनी 3 जो है ये ऋणात्मक है, इसका पक्षांतर होगा तो ये धनात्मक में बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस p बटे q। अब 5 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है ना, और p बटे q, इसमें p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, और ये p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक बात देखो आप कि यदि ये 5 जो है एक पूर्णांक है, 5 p और q ये तीनों एक क्या है, पूर्णांक के रूप में है। तो यहाँ पर 5 क्या है, हमारा पूर्णांक है, 5 p और q क्या है, देखो यहाँ हमने लिखा ना कि p और q क्या है, पूर्णांक है। तथा एक बात और है कि जो ये p बटे q है, p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, अभी हमने लिखा ना, p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब अगर मैं 5 में से एक परिमेय संख्या को घटाऊंगा, यानी एक पूर्णांक में से एक परिमेय संख्या को घटाऊंगा, तब मेरे पास क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। तो देखो 5 माइनस p बटे q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों होगी, जब भी हम किसी, अब देखो 5 एक परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, तो परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आना है, परिमेय संख्या ही आना है। अब देखो जब हमने ये देखा कि 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये पता है कि करनी 3 एक क्या है, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर
जब ये 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तो क्या इसके बराबर कोई अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। अब नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि हमने जो बात मानी है कि 5 माइनस कर्णी 3 जो है एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मानी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक बात पता है कि कर्णी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो हमें इसका विरोधाभास क्या प्राप्त हुआ? इस तथ्य का, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? इस तथ्य का विरोधाभास। हमें ये पता है कि जो हमारी कर्णी 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इस तथ्य से ये पता चला कि ये 5 माइनस पी बटे क्यू कर्णी 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या होगी और एक ये अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इस तथ्य का विरोधाभास यह प्राप्त होता है कि कर्णी 3 क्या होगी? एक कर्णी 3 क्या है? कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जब कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो 5 माइनस कर्णी 3 भी क्या होगी? 5 माइनस 3 भी क्या होगा? 5 माइनस कर्णी 3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हो तो हमें प्राप्त संख्या जो मिलेगी वो भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। देखो, परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को घटाते हो, ठीक है, तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। देखो, 5 एक परिमेय है और कर्णी 3 एक क्या है? अपरिमेय है। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये क्या होगी? अपरिमेय होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि इस तथ्य से हमें क्या विरोधाभास होता है? ये प्राप्त होता है कि कर्णी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अब हमने जो बात मानी थी कि माना 5 माइनस कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमने क्या करा था? गलत जो है मान लिया है। अब जब गलत मान लिया है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो लिखा है। उसके बाद हमें लिखना है कि अतः हमने एक गलत कल्पना या फिर एक त्रुटिपूर्ण कल्पना भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने एक गलत कल्पना की है कि क्या 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। तो अब इससे हमें क्या पता चला? अगर ये परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ना, अपरिमेय होगी ना। जब ये परिमेय नहीं है तो फिर किस संख्या में आएगी? ये अपरिमेय संख्या में आएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 11 की, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 में हमें क्या करना है? दर्शाइए 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें यह दर्शाना है तो हम क्या करेंगे? हम विरोधोक्ति के द्वारा अगर उत्पत्ति कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें इसके विपरीत चलना है। माना 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 3 कर्णी 2 जो है वो बराबर होगा p बटे क्यू के रूप में, ठीक है। ये बराबर होगा ना p बटे क्यू के। और अगर ये p बटे क्यू के रूप में है और यहां पर ये p और q क्या है? p और q क्या है? यहां पर p और q जो है वो है हमारे पूर्णांक, और यहां पर q जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के। इसके साथ साथ p और q क्या है? अभाज्य संख्या भी है। अब p और q जो है वो पूर्णांक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? यहां पर इस 3 का पक्षांतर करूंगा, इस 3 का पक्षांतर करूंगा। ये अभी गुणे में है तो q के साथ भाग में आ जाएगा, तो कर्णी 2 बराबर आ गया। मैं यहाँ पक्षांतर कर रहा हूँ, 3 का q के साथ पक्षांतर करूंगा तो ये अभी गुणे में है तो q के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ भाग में q के साथ गुणे में आ जाएगा, तो कर्णी 2 बराबर क्या आ जाएगा? p बटे 3 कर्णी 2। और हमने क्या माना है कि p और q क्या है? पूर्णांक है। देखो 3 p और q पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक मैं बता चुका हूं आपको, ये तीनों क्या है? पूर्णांक है। तो इन तीनों के देखो, इस p के बटे में 3 गुणा q है, तो इससे प्राप्त जो संख्या होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? p बटे 3q क्या होगी? परिमेय
संख्या होगी। तो देखो अब जब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने एक बात देखी कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको भी लिखेंगे p/3 की परिमेय संख्या होगी तब, या इसको लिख लेंगे हम परिमेय संख्या है तब कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने ये देखा कि कर्णी 2 तो एक कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और जब कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 2 एक देखो तब कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने तो ये गलत मान लिया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कर्णी 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो 3 कर्णी 2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी ना। अगर ये अपरिमेय है तो 3 कर्णी 2 भी क्या होगी। अब ये देखो हमारे पास ये आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। क्या की है, गलत कल्पना की है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 2 क्या है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी तो इसके गुणनफल से जो संख्या बनेगी वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, अतः 3 कर्णी 2 भी, या 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हम इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना था, 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या मान लेना है। उसके बाद 3 कर्णी 2 अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके साथ बराबर लिखेंगे, एक परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में। और p और q क्या होंगे, पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो देखो मैंने क्या किया, 3 को इधर यहाँ पर लेके आ गया, मैं q के साथ गुणे में आ गया। तो p, q और 3 ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो इनसे प्राप्त संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका हमें विरोधाभास क्या प्राप्त होता है कि कर्णी 2 तो हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और जब कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो कर्णी 2 और 3 का गुणनफल भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो। तो हमने यही लिखा है कि